नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम पंचायतों पे डिस्कस कर रहे थे। इसी कड़ी में दोस्तों हम पंचायतों के निधि के बारे में पढ़ चुके हैं। सभी पंचायत के जो फंड होते हैं उसमें पैसे कैसे आते हैं, पैसे कैसे निकाले जाते हैं, किसके सिग्नेचर से निकाले जाते हैं, इन सभी बातों पे चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम दोस्तों कुछ और बातों पे, टैक्सेशन पे बात करेंगे। टैक्स पे बात करने से पहले पंचायत के निधि से, पंचायत की जो निधि है ना, प्रत्येक पंचायत के निधि से सहायता अनुदान देने की शक्ति अब पंचायत की निधि है, फंड है। क्या कोई पंचायत उस फंड से पैसा निकालकर सहायता अनुदान दे सकता है? क्या किसी को, क्या पंचायत के पास इतना पावर है कि वो अपने फंड से पैसा निकालकर कोई सामाजिक कार्य के लिए, क्या कोई सामाजिक उपयोगिता के लिए कोई भी सहायता अनुदान दे सके? तो नहीं, पंचायत के पास ये पावर नहीं है। मान लो पंचायत को देना होगा, सहायता अनुदान देना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? तो लिखिए, पंचायत राज्य सरकार या वित्त अधिकारी की अनुमति से, लिखिए इसके संबंध में, पंचायत, प्रत्येक पंचायत ना, पंचायत राज्य सरकार से अनुमति लेगा, राज्य सरकार या विहित अधिकारी के अनुमति से, विहित अधिकारी के अनुमति से या पूर्व मंजूरी से, ना अनुमति से लिखूं या पूर्व मंजूरी से ही लिख दीजिए, ही से ही सार्वजनिक उपयोगिता के कार्यों के लिए लिखिए, सार्वजनिक उपयोगिता के कार्यों के लिए, सार्वजनिक उपयोगिता के कार्यों के लिए सामाजिक सहायता अनुदान दे सकती है। क्या? सामाजिक सहायता अनुदान दे सकती है। ठीक, मान लो दोस्तों कोई भी पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो या जिला पंचायत हो, यदि अपने फंड से, अपने निधि से पैसा निकालकर कोई भी सामाजिक कार्य के लिए अनुदान देना चाहे तो नहीं दे सकता। अगर देना चाहता है तो राज्य सरकार या वित्त अधिकारी के पूर्व अनुमति से दे सकता है, स्वेच्छा से नहीं दे सकता। क्लियर? तो इसके लिए विहित अधिकारी कौन कौन हो सकता है? विहित अधिकारी को समझ लेते हैं भाई। विहित अधिकारी से परमिशन लेना पड़ेगा तो कौन हो सकता है? अधिकारी, विहित अधिकारी कौन हो सकते हैं? ग्राम पंचायत में विहित अधिकारी उपखंड अधिकारी होता है। उपखंड अधिकारी कौन होता है जी? राजस्व होता है। उपखंड अधिकारी ग्राम पंचायत का, उपखंड अधिकारी राजस्व ग्राम पंचायत का क्या होता है? वित्त अधिकारी होता है। जनपद पंचायत में बात करूं, जनपद पंचायत में वित्त अधिकारी कौन होता है? तो कलेक्टर साहब होते हैं। कलेक्टर साहब या अतिरिक्त कलेक्टर हो सकते हैं, अतिरिक्त कलेक्टर हो सकते हैं। या मेरे प्यारे बच्चों, जिला पंचायत की मैं बात करूं, जिला पंचायत की बात करूं तो कलेक्टर हो सकते हैं, कलेक्टर हो सकते हैं जी। ठीक ना? ठीक, ये रहा दोस्तों पंचायत के निधि से पैसा निकालकर सहायता अनुदान देने का शक्ति। ठीक, डायरेक्टली पंचायत को शक्ति नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से शक्ति नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति है। कैसे देगा? तो या तो राज्य सरकार से परमिशन लेगा या विहित अधिकारी से, इन विहित अधिकारी से परमिशन लेके अपने निधि से पैसा निकालकर सामाजिक क्रियाकलापों के लिए अनुदान दे सकता है। ठीक, अब बात करते हैं पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति। चलिए तो धारा 170 पढ़ते हैं। अब
धारा 77। अब उस निधि होता है, उस निधि में, उस गुल्लक में पैसा आता कहाँ से है? तो टैक्स से आता है, कुछ पैसा सरकार के अनुदान से आता है ना। तो पहले हम टैक्स को समझते हैं। तो पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति धारा 77 में है। पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति, पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति। ठीक, इसके अंतर्गत लिखिए, क्या लिखना है, लिखिए इसके अंतर्गत पंचायतों द्वारा कर लगाने, एकत्र करने, लिखिए पंचायतों द्वारा कर लगाने, टैक्स लगाने, टैक्स लगाने, मतलब पंचायत टैक्स लगा सकते। देखिए, लगाता कोई और है, वसूलता कोई और है। हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं, कभी कभी केंद्र सरकार लगाता है, राज्य सरकार वसूलता है ना। उसी प्रकार दोस्तों पंचायतों में कर लगाने की शक्ति भी पंचायत के पास है, और एकत्र करने की शक्ति, एकत्र करने, कर लगाने और एकत्र करने, और हिस्सा बांटने का नियम, और हिस्सा बांटने का नियम, हिस्सा बांटने का नियम, हिस्सा बांटने का नियम, देखिए हिस्सा बांटने का नियम संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, ठीक है जी। ठीक, तो राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं। क्या नियम बनाए हैं तो इधर देखते हैं। तो आरोपित कर दो प्रकार के होते हैं। पंचायत आरोपित कर आरोपित कर सकते हैं दो प्रकार से। आरोपित कर दो प्रकार के, एक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों अनिवार्य, कंपलसरी रूप से अनिवार्य कर। अनिवार्य कर कितने हैं तो 6 हैं। अनिवार्य कर सिर्फ 6 कर हैं अनिवार्य कर। और एक होते हैं दोस्तों वैकल्पिक कर या ऐच्छिक कर, ऐच्छिक या वैकल्पिक कर। ठीक, अनिवार्य कर को लिखिए 6 हैं। पहला बाजार कर, पहला लिखिए मार्केट टैक्स, बाजार कर। दूसरा लिखिए व्यापार वृत्ति कर। दूसरा क्या है, व्यापार वृत्ति कर, आजीविका पर लगने वाला कर। मतलब जो भी व्यापार पे आजीविका, जैसे कोई बाजार बेचने बैठा है, बाजार सब्जी बेचने, तो उसे 10 रुपये वसूली, 20 रुपये वसूली, तो व्यापार वृत्ति पर कर बोल सकते हैं इसको, आजीविका चलाने वाले ऊपर कर। ठीक, तीसरा है भूमि कर। तीसरा क्या है दोस्तों, भूमि कर। चौथा कौन से कर हो सकता है तो लिखिए चौथा पशुधन के लिए रजिस्ट्रीकरण पर कर। पशुधन के रजिस्ट्रीकरण पर कर, पशुधन के रजिस्ट्रीकरण पर कर, रजिस्ट्रीकरण पर कर, रजिस्ट्रीकरण पर कर। ठीक, रजिस्ट्रीकरण पर कर। शौचालय निजी संडासों पर कर, शौचालय निजी संडासों पर कर। छठवां देखिए आप, प्रकाश कर। क्या हो जाएगा, प्रकाश कर, प्रकाश कर, लाइट टैक्स। ठीक,
अब वैकल्पिक कर दोस्तों बहुत प्रकार से वैकल्पिक कर लगाया जाता है, जैसे जल से जुड़े हुए कर क्या हो सकते हैं, तो जल से जुड़े हुए कर हो सकते हैं, जल से जुड़े हुए कर हो सकते हैं। जल से जुड़े जैसे पानी पे टैक्स लगाया जा सकता है, स्वच्छता पे टैक्स लगाया जा सकता है, स्वच्छता पर कर लगाया जा सकता है। वैकल्पिक लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा भी सकता है, ठीक। जल निकासी पर कर लगाया जा सकता है, जल निकासी पर कर लगाया जा सकता है। तो ये ऐच्छिक कर बहुत सारे हो सकते हैं, ये अनिवार्य कर है। अनिवार्य कर को आपको याद रखना होगा जी, ठीक है जी प्यारे बच्चों, कि नहीं है। तो ऐच्छिक कर होते हैं, कुछ अनिवार्य कर होते हैं, यही से प्रश्न पूछा जाता है। इसको थोड़ा किताब से और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैं सिर्फ कंसेप्ट यहाँ बिल्ड कर रहा हूं आपका, ठीक। आगे मैं बढ़ता हूं, तो आगे क्या हो सकता है देखिए आप, धारा 78, धारा 78 पढ़ेंगे हम। धारा 78 क्या कहता है देखिए, धारा 78 पे हम चर्चा करते हैं। तो क्या कहता है, करों का विनियमन करने की राज्य सरकार की शक्ति, करों की विनियमन करने की राज्य सरकार की शक्ति, करों के विनियमन करने की राज्य सरकार की क्या है दोस्तों, शक्ति है, पावर है। राज्य सरकार की शक्ति है, पावर है, ठीक। क्या कर सकते हैं राज्य सरकार, राज्य सरकार इसके तहत क्या कर सकता है, राज्य सरकार धारा 77 के अधीन, लिखिए, राज्य सरकार धारा 77 के अधीन, तो धारा 77 में भी अनिवार्य कर ऐच्छिक कर पढ़े हैं ना, उसी के अधीन धारा 77 के अधीन राज्य सरकार धारा 77 के अधीन क्या क्या कर सकता है, करों का अधिरोपण कर सकता है, क्या, करों का अधिरोपण कर सकता है, करों का अधिरोपण कर सकता है, करों का निर्धारण कर सकता है, करों का निर्धारण कर सकता है, करों का निर्धारण कर सकता है, संग्रहण तथा हिस्सा बांटने का विनियमन कर सकता है, संग्रहण कर सकता है, तथा दोस्तों हिस्सा बांटने का विनियमन करने का नियम बना सकता है। हिस्सा बांटने का, ये सब का दोस्तों, ये सब का मैं बोलूं, ये सब के लिए राज्य सरकार नियम बना सकता है, नियम बना सकता है पंचायतों के परिप्रेक्ष्य में। ये सब के लिए राज्य सरकार क्या बना सकता है दोस्तों, नियम बना सकता है। अब पंचायत आप पर कल कर आरोपित करते हैं, मान लो वो टैक्स आपको उचित नहीं लगता है, मेरे से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है, तो आप अपील भी कर सकते हैं पंचायत के विरुद्ध। अब पंचायत के विरुद्ध अपील भी कर सकते हैं, तो लिखिए धारा 79 कराधान के विरुद्ध अपील, धारा 79 कराधान के विरुद्ध अपील, कराधान के विरुद्ध अपील, कराधान के विरुद्ध दोस्तों हम अपील भी कर सकते हैं। क्या क्या अपील करना होगा कराधान के विरुद्ध, तो दोस्तों मान लो ग्राम पंचायत आप पे कोई कर आरोपित किया है और आपको वह कर, वो टैक्स उचित नहीं लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ जो कर आरोपित लगाया गया है, चाहे भूमि कर हो, चाहे संडास पे कर हो, शौचालय पे कर हो, वो ज्यादा लगा दिया गया है,
जितना लगना चाहिए था उससे बढ़कर ज्यादा लगाया गया है, तो आप विहित अधिकारी के पास जाकर अपील कर सकते हैं उस पंचायत के विरुद्ध। यदि आप ग्राम पंचायत के हैं तो आप कहां, यदि आप ग्राम पंचायत के हैं तो किसके पास अपील करेंगे? पंचायत। यदि आप ग्राम पंचायत के हैं तो किसके पास जाकर जाकर आप अपील करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो उपखंड अधिकारी के पास अपील करेंगे। उपखंड अधिकारी राजस्व के पास जाकर आप अपील करेंगे। उपखंड अधिकारी के पास जाकर आप क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप जनपद या जिला पंचायत से हैं, आप जनपद या जिला पंचायत से हैं, जिला पंचायत से हैं, तो आपको दोस्तों कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर के पास जाकर अपील कर सकते हैं। राइट, ठीक है जी। अब दोस्तों कुछ बाजार कर होते हैं, बाजार फीस होते हैं। जैसे कहीं बाजार लगा, बहुत सारे बाजार में सब्जी बेचने आते हैं, तो उस बाजार को किसी ठेकेदार को ठेका में दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में, उसके लिए बोली लगती है, नीलामी होती है। तो कौन सा धारा में है? इसी को पढ़ने वाले हैं, धारा 80। धारा 80, धारा 80। चलिए धारा 80 के बारे में चर्चा करते हैं। लिखिए, बाजार फीस आदि का ठेके पर दिया जाना। बाजार फीस आदि का ठेके पर दिया जाना। बाजार फीस आदि का ठेके पर दिया जाना। अब बाजार फीस आदि का ठेके पर दिया जाना क्या क्या किया जा सकता है इसके तहत, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, पंचायत किसी फीस के संग्रहण का कार्य, पंचायत अनुसूची 3 में ना, अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट ठीक है। अनुसूची 3 में क्या है दोस्तों? विनिर्दिष्ट है, विनिर्दिष्ट है। अनुसूची 3 में क्या है? विनिर्दिष्ट है। ठीक, विनिर्दिष्ट। किसी फीस के संग्रहण का कार्य, किसी फीस के संग्रहण के कार्य, किसी फीस के संग्रहण के कार्य, किसी फीस के संग्रहण के कार्य सार्वजनिक नीलाम द्वारा, लिखिए, सार्वजनिक नीलाम द्वारा, नीलाम द्वारा, सार्वजनिक नीलाम द्वारा, ठीक, तथा विहित रीति पर ठेके पर दिया जा सकता है। नीलाम द्वारा, विहित रीति से लिखिए, विहित रीति से ठेके पर दिया जा सकता है, ठेके पर दिया जा सकता है। यह दोस्तों धारा 80। तो दोस्तों ये हमारा टैक्सेशन का जो चैप्टर है ये खत्म होता है यहीं पास, और जितना भी फंड है दोस्तों टैक्सेशन ये सब खत्म होता है। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बन सकता। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक।